हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना हिमांशु पांडे, हिमांशु जी एस मस्ती पांडे सर में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और तहे दिल से दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए वायु प्रदूषण का पार्ट 1 दोस्तों लेकर आ गया हूं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एयर पोल्यूशन के पार्ट 1 को। हम लोगों ने ध्वनि प्रदूषण, साउंड पोल्यूशन के पार्ट को देखा था। आशा और उम्मीद है आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, लाइक किया होगा और अपने दोस्तों को शेयर किया होगा। उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं एयर पोल्यूशन के पार्ट 1 को। और आज हम लोग पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे और जितनी भी जानकारियाँ होंगी हम आपको सारी जानकारियाँ देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं साउंड पोल्यूशन के बारे में और जानते हैं कि साउंड पोल्यूशन कैसे, वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि एयर पोल्यूशन कैसे होता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन। देखिएगा, वायु प्रदूषण होता क्या है। तो वायु में गैस अथवा कण के रूप में पदार्थों का मिलना ही क्या कहलाता है दोस्त, वायु प्रदूषण कहलाता है। अब एक बात ध्यान रखो, अगर वायु प्रदूषण होगा तो किन्हीं ना किन्हीं दो ही रीज़न से होगा। किस रीज़न से होगा? या तो हमारे इस पृथ्वी मंडल पर जितने भी वाहन चल रहे हैं उनसे जितनी भी गैसेस रिलीज़ हो रही हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, ये गैस रिलीज़ होके वायुमंडल को इफ़ेक्ट करती है। और जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हो गए, जितने भी कण हो गए, ये भी जाकर वायुमंडल में जाकर एयर पोल्यूशन के रूप में वायुमंडल को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। यानी कहने का तात्पर्य केवल यही है कि वायु अगर कभी भी प्रदूषित होगी, वायु कभी भी प्रदूषित होगी, वायुमंडल कभी भी प्रदूषित होगा तो उसमें दो लोगों का बहुत मेन वर्चस्व रहेगा। एक आपका रहेगा गैस का और एक आपका रहेगा किसका, कण का। यानी हमारी परिभाषा बनी कि वायु में गैस अथवा कण के रूप में पदार्थों का मिलना ही क्या कहलाता है, वायु प्रदूषण कहलाता है। दोस्त, अगर वायु प्रदूषण हो रहा है तो उसका कोई ना कोई रीज़न भी होगा, उसका कोई ना कोई कारण भी होगा। आइए सबसे पहली बात हम दोस्त जानते हैं कारण क्या होगा। एक बात दोस्त ध्यान रखना कि प्रेजेंट टाइम, वर्तमान में वाहनों का अधिक संख्या में बहुत बढ़ना ही वायु प्रदूषण की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। तो ध्यान रखना कि वाहनों का अधिक संख्या में बढ़ना ही क्या कहलाएगा, वायु प्रदूषण का सबसे पहला रीज़न हो जाएगा। उसके बाद दोस्त ध्यान रखना कि लकड़ी, ईंधन का जलना, यहाँ पे भाई है इसको काट दीजिएगा, ये नहीं यहाँ पे होगा। ध्यान रखना कि लकड़ी और ईंधन का जलना ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है। लोग लकड़ी को जलाते हैं ईंधन के रूप में और उससे विभिन्न प्रकार के कामों में, कार्य में प्रयोग किया जाता है। लकड़ियों को जलाने में, फैक्ट्रियों में, उद्योगों में इनका प्रयोग किया जाता है, जिससे वायु प्रदूषित चिमनियों से जो धुआं निकलता है वो वायु प्रदूषण का सबसे मेन रीज़न बनता है। जैसे आपने सुना होगा, चिमनियों से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा कराने में क्या होती है, सहायक होती है। तो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न दोस्त ये हो जाएगा। और तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है उद्योगों, यानी वही बात है चिमनियों से निकला हुआ धुआं। और तीसरी सबसे बड़ी बात है उद्योगों की बात कर लिया हमने। अब अगली बात जो हम करेंगे वो करेंगे पटाखे। देखा होगा जितने भी वैवाहिक कार्यक्रम्स होते हैं, जितने भी फंक्शनल्स जो है फेस्टिवल्स बनाते हैं लोग, या फिर जितने भी दिवाली फेस्टिवल्स जो लोग बनाते हैं, उसमें पटाखों का जलना तो एक आम बात हो गई है, जिससे सर्वाधिक एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहली बात ध्यान रखना कि वाहनों का बढ़ना सबसे पहला रीज़न हो जाएगा, लकड़ी और ईंधन का जलना दूसरा रीज़न हो जाएगा, उद्योगों से निकला हुआ धुआं तीसरा रीज़न हो जाएगा और पटाखों से निकला धुआं चौथा रीज़न हो जाएगा। अब अगली बात हम लोग देखेंगे इसके प्रभाव में, कि इसका प्रभाव क्या होता है और इसके क्या क्या रीजन्स होते हैं। तो ध्यान रखना, अगर हम सर्वाधिक वायु प्रदूषण वाले एरिया में रहते हैं तो आँखों में ईचिंग होने लगती है, आँखों में जलन होने लगती है। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी जब सर्दियों में आप आग तापने के लिए बैठते होगे तो आप जहाँ बैठते होगे वो धुआं सीधे आपकी आँखों में आता होगा और वह आँखों में दोस्तों आपके आंसू आ जाते होंगे। और आँखों में जब आंसू आते होंगे तो आप अपनी आँखों को थोड़ा इधर उधर करते होगे, जिससे आँखों में जलन होने लगती होगी। ध्यान रखना, अगर डस्ट पार्टिकल श्वास नली के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है दोस्त, तो ये गले को हमारे इफ़ेक्ट कर सकता है। और दूसरी बात, और गले से फिर नीचे कहाँ जाएगा,
वो फेफड़े में जाएगा और यह हमारे फेफड़े को भी क्या कर देगा, इफ़ेक्ट कर देगा। तो ये सबसे बड़े दो इसके रीज़न थे। एक तो हमने कारण बता दिया, एक हमने आपको प्रभाव बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला रीज़न जानते हैं। दोस्त यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि अगर कोई चीज़ होती है तो उसका कोई ना कोई क्या होता है दोस्त, उपाय भी होता है। सबसे पहला उपाय है कि आप निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें। कहने का मतलब कि आप अपने घर में 10-10 गाड़ियाँ खरीद कर ना रखें, हो सके तो जो सार्वजनिक वाहन हैं उनका प्रयोग करें और अपने कार्यों को पूर्ण करें। अगला दूसरा जो सबसे बड़ा उपाय बताया गया वो कहा गया आप अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। दोस्तों वृक्ष हमने ध्वनि प्रदूषण में भी बताया था और वायु प्रदूषण में भी बता रहे हैं। रीज़न कहने का मतलब ये है कि जब आप अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे तो कहा जाता है कि जब आप अधिक पेड़ लगाएंगे तो जो वायु प्रदूषण वह कम मात्रा में होगा। वह इसलिए होगा क्योंकि हवा को प्रदूषित जो सर्वाधिक गैस के रूप में, कण के रूप में वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि जो आपका वृक्ष होता है वो शुद्ध हवा यानी फिल्ट्रेशन का काम करता है। हमारा जो एक पेड़ होता है वो फिल्ट्रेशन का काम करता है, क्योंकि पेड़ ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करता है। तो जितने अधिक पेड़ होंगे उतनी अधिक मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ी जाएगी और वायुमंडल हमारा जो है कम प्रदूषित हो पाएगा और हम लोग चैन की सांस ले पाएंगे। इसलिए आप अधिक से अधिक वृक्षों को लगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितने अधिक आप वृक्ष लगाएंगे हवा उतनी ही शुद्ध आपको मिलेगी, क्योंकि ये पेड़ जो है फ़िल्टर का काम करते हैं, हवा को जो है प्रदूषित होने से बचाते हैं, हवा को फ़िल्टर करने का काम करते हैं। और जो तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है वो है खुले में कूड़ा भैया ना जलाएं। खुले में कूड़ा ना जलाएं। आप लोग क्या करें कि आप एक गड्ढा खोद दें और गड्ढे खोदने के बाद में जितना भी उसमें अवशिष्ट पदार्थ है वो सारा एक गड्ढे के अंदर डाल दें। अगर आप खुले में कूड़ा जलाएंगे तो वो डायरेक्ट जो है इफ़ेक्ट करेगा हमारे वायुमंडल को एक एयर पोल्यूशन के रूप में। तो आप उसी खुले कूड़े को गड्ढे के अंदर डालकर ऊपर मिट्टी से उसको ढक सकते हैं। चलिए, आपको उपाय समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगली बात देखते हैं। यहाँ पे कुछ दोस्तों फुल फॉर्म्स लिखी हुई हैं और ये फुल फॉर्म्स आपके पेपर में पूछी ही जाती हैं। आइए इनको लर्न कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो पेपर में सर्वाधिक बार पूछा जाता है एलपीजी। आप यहाँ पर एलपीजी का ये सिलेंडर देख पा रहे होंगे। मैंने बढ़िया चित्र बनवाया है एलपीजी का, ताकि आप लोग इसको लर्न कर सकें। एलपीजी का जो फुल फॉर्म है वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, कभी भूलना मत, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसे कहा जाता है। एक फुल फॉर्म कई बार दोस्तों पेपर में पूछा जाता है, उस फुल फॉर्म का नाम है ईपीए। यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ईपीए। तो ईपीए का फुल फॉर्म होता है एजुकेशन प्रोटेक्शन एजेंसी। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। अगला जो है वो है एनईए। तो ध्यान रखना, एनईए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। चलिए इसको एक बार और देख लेते हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ईपीए का फुल फॉर्म है एजुकेशन प्रोटेक्शन एजेंसी और एनईए का फुल फॉर्म है नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अगला। दोस्तों यहाँ पे कुछ मैं आपको पुरस्कार बताने जा रहा हूँ जो आपके पेपर में आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहला पुरस्कार, शायद आपने इसका कई बार नाम सुना होगा, नंबर 1 टाइलर पुरस्कार। आपसे पूछा जाएगा कि टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप कहोगे पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है ग्लोबल 500 अवार्ड, किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो भी कहोगे पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों एक बात आप लोग ध्यान रखना कि जो टाइलर पुरस्कार है वो ये वाला पुरस्कार है जो आप देख पा रहे हो। ये वाला ही पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्त ये टाइलर पुरस्कार है। और जो ग्लोबल 500 पुरस्कार है ये भी पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है और इसका साइन कुछ इस प्रकार से होता है जो मैंने आपको ये नीचे बनाया है।
तो ध्यान रखना टाइलर पुरस्कार और ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो ध्यान रखना पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाते हैं। एक कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि बताइए इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, तो देखो यहाँ पे पहले वर्ड आ गया है पर्यावरण, तो आप लोग जान जाओगे। ध्यान रखना सबसे फेमस अवार्ड है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार और कुछ इस प्रकार का यह अवार्ड है और कुछ इस प्रकार का यह अवार्ड है, ऐसे ही यह पुरस्कार दिया जाता है। चलिए तो ध्यान रखना टाइलर अवार्ड, ग्लोबल 500 अवार्ड और इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। ये टाइलर अवार्ड है, ये ग्लोबल 500 का साइन है और ये इंदिरा गांधी जो है पर्यावरण पुरस्कार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा अगला लिखा हुआ है, सबसे खास बात लिखी हुई यहाँ पे, इसको ज़रा देखने का प्रयास कीजिए। वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कब बना दोस्त, ध्यान रखना वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बना था कब, 1981 में। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिगरेट के धुएं में कौन सी गैस होती है, तो ध्यान रखना सिगरेट के धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड और बेंजीन होती है, जिससे सर्वाधिक ब्लड कैंसर होने के चांस रहते हैं। दोस्त अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक ब्लड कैंसर होने के चांस कौन बढ़ा देता है, तो आप दोस्त कहना बेंजीन। बेंजीन सर्वाधिक ब्लड कैंसर होने के चांसेस को इंक्रीज कर देता है, ध्यान रखना। और सिगरेट के धुएं से सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आ गया है सिगरेट के धुएं में, ये जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर शायद नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि सिगरेट के धुएं से क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है। इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, इसको मैं रेस किए दे रहा हूँ। सिगरेट के धुएं से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने गलती हो गई, इसको मैं रेस किए दे रहा हूँ। सिगरेट के धुएं से निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। तो सिगरेट के धुएं से सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलता है, तो सिगरेट के धुएं से सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलता है, तो सिगरेट के धुएं से सर्वाधिक मात्रा में निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है और क्या निकलता है दोस्त, बेंजीन निकलती है। उसके बाद में ध्यान रखना कि वायु प्रदूषण के लिए सर्वाधिक हानिकारक गैस कौन है। अगर कोई व्यक्ति पूछता है कि वायु प्रदूषण के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक गैस कौन सी है, तो तुरंत आप आंसर लगा देना कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये वायु प्रदूषण में सबसे ज़्यादा अपना अहम योगदान निभाती है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वायु प्रदूषण के सूचक किन्हें कहा जाता है। एक बात ध्यान रखना कि जहां पर वायु प्रदूषण के सूचक के रूप में लाइकेन को जाना जाता है। लाइकेन दोस्त एक पौधा होता है, लाइकेन दोस्त क्या होता है, एक पौधा होता है और ये पौधा वहीं पर पनपता है जहाँ प्रदूषण नहीं होता है। ये पौधा वहीं पर पनपता है जहाँ प्रदूषण नहीं होता है। तो जहाँ वायु प्रदूषण नहीं होगा वहीं पर ये पौधा पनपेगा। इसका कहने का दोस्त मतलब क्या हो गया, तो इसका कहने का मतलब हो गया ये पौधा वहीं पनप पाएगा जहाँ पर वायु प्रदूषण नहीं होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ लाइकेन नामक पौधे होंगे वहाँ कम मात्रा में क्या होता होगा, वायु प्रदूषण होता होगा। तो आपसे पूछा गया कि वायु प्रदूषण का सूचक किसे कहा जाता है, तो आप दोस्त कह देना आंख बंद करके क्या, लाइकेन नामक पौधे को, क्योंकि जहाँ जहाँ लाइकेन नामक पौधा होगा वहाँ वहाँ जो है वायु प्रदूषण कम होगा। और यहाँ पे सिगरेट के धुएं में यहाँ पे O2 को हटा दीजिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड कीजिएगा, क्योंकि सिगरेट के धुएं से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है और बेंजीन निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा यहाँ पे सबसे बड़ी बात लिखी हुई है, इसको हम देखते हैं। हिमाचल प्रदेश प्रथम राज्य है, हिमाचल प्रदेश प्रथम राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्ण क्या लगा दी है, रोक लगा दी है। आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा भारत का प्रथम राज्य कौन है जिसने प्लास्टिक की थैलियों पर सबसे पहले रोक लगाई, तो आप कहना HP यानी हिमाचल प्रदेश। ये तो मेरा नाम हो गया हिमांशु पांडे। चलिए चर्क छोड़िए, आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग।
धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? तो दोस्त आप कहना नीम। नीम एक ऐसा वृक्ष है जो धूल प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त पौधा माना गया है। जैसे ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे अच्छा पेड़ मैंने आपको कौन सा बताया था, तो आप कहोगे सर ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए आपने सबसे अच्छा वृक्ष बताया था सीता, अशोक। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि धूल प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे अच्छा वृक्ष कौन है दोस्त? नीम है। आगे ध्यान रखना कि कार्बन मोनोऑक्साइड का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है? तो सिगरेट से ज़्यादा तो वाहन चलते हैं, तो ध्यान रखना सिगरेट में भी मैंने कहा था कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है और जो सर्वाधिक वायु को प्रदूषित करती है। लेकिन जितनी सिगरेट नहीं पी जाती हैं उससे अधिक तो गाड़ियाँ चलाई जाती हैं। तो ध्यान रखना कार्बन मोनोऑक्साइड का सर्वाधिक उत्पादन किससे होता है? तो आप कहना दोस्त परिवहन से होता है। और कितने % होता है? तो आप कहना 76% होता है। कितने % होता है? 76% होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का सर्वाधिक उत्पादन किससे होता है? तो कहना परिवहन से होता है। और परिवहन से कितना होता है? तो आप कहोगे 76% होता है परिवहन से कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पादन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आप कहना कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। मेरे मित्र एक बात ध्यान रखना कि यह सर्वाधिक बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको मत भूलना, यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट दूसरी क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब दोस्त कर दीजिए। और हम आप लोगों से जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।